हेलो गाइस। तो हम लोग देखने जा रहे हैं कि एसएससी सीजीएल के लिए मैथ्स की आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है वो हम साइड बाय साइड देखते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पहचानना होगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। आइडेंटिफाई हु यू आर। दो कैटेगरी सामने बन के आती है। जो सबसे पहले वो है वीक स्टूडेंट। वीक स्टूडेंट बोलने का मतलब है कि जिन्होंने अपनी स्कूलिंग सही से नहीं की है, सही से पढ़े नहीं है, सही से पढ़ाई नहीं की है अपने 10th में 12th में, जब पढ़ना था तब पढ़े नहीं। उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और एक ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने पढ़ी है अपने 10th में अपने 12th में, सही से ढंग से पढ़ाई की है, तो उन दोनों के लिए स्ट्रैटेजी अलग अलग होगी। आपने सुना होगा कि कभी कभी जो टॉपर्स हैं बोलते हैं कि मैंने 6 महीने में टॉप किया, 8 महीने में टॉप किया, और किन्हीं किन्हीं को बोलते हुए सुना है कि नहीं 1 साल में टॉप किया है। तो सबसे पहले उनके पीछे रीज़न भी यही होते हैं कि उन्हें ना, जो 6 महीने में 7 महीने में टॉप करते हैं उनके पीछे रीज़न ये होता है कि वो उन्होंने एक मॉडरेट स्टूडेंट रहे हैं और उन्होंने ठीक ठाक अपने 10th में 12th में पढ़ाई की होती है। और जो वीक स्टूडेंट है उसके लिए अलग स्ट्रैटेजी होती है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आपको तो हम लोग बोल रहे थे कि करना क्या है। सबसे पहले एक वीक स्टूडेंट देखते हैं। तो जो वीक स्टूडेंट है वो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक बैच ले लीजिए। सबसे पहले आप कोई सा भी एक बैच ले लीजिए। अब बैच कैसे पहचाने कि कौन सा मेरे लिए बेस्ट होगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप यूट्यूब पे जाइए। आप यूट्यूब पे जाइए, ठीक है। और यूट्यूब पे जाके क्या करना है, आपको सर्च करना है कि बेस्ट मैथ्स टीचर फॉर एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन। तो आपको बहुत सारे मैथ्स टीचर के वीडियोस आ जाएंगे। आप उसमें से 3 या 4 शॉर्ट लिस्ट कीजिए और इनमें से सभी टीचर्स के 10 से 12 लेक्चर्स करके देखिए। आप जिस भी टीचर्स के लेक्चर से संतुष्ट होते हैं, आप कृपया उन्हीं के बैच को परचेज कर लीजिए और उन पर आँख बंद करके भरोसा कीजिए और उनके साथ लग जाइए। और किसी भी टीचर्स पे आपको भरोसा नहीं करना है, वही लिए आपके भगवान हो जाएगा। और जो भी कहते हैं वो अपने बैच में आप उनकी बातों को मानिए। बस ये प्रोसेस लगातार रिपीट करते रहिए और सक्सेस आपके कदम चूमिए। अब देखते हैं हम लोग कि उसके बाद, हाँ, आप एक स्टूडेंट ये करने के बाद आप रिवीजन पर पूरा ध्यान दें। आगे हम डिस्कस और करेंगे कि रिवीजन पे पूरा ध्यान देना है। रिवाइज 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 करना है। जैसे सपोज कि जब परसेंटेज का चैप्टर कंप्लीट हुआ, तो परसेंटेज का चैप्टर जैसे कंप्लीट होता है, आप उस 1 या 2 दिन में पूरा परसेंटेज का रिवीजन 1 या 2 दिन में कर लीजिए। आप ऐसा तब कर पाएंगे जब आपके नोट्स अच्छे से बने होंगे। तो आपको नोट्स भी अच्छे से बनाने हैं। अब बच्चों के सामने क्वेश्चंस आते हैं कि सर क्या क्वेश्चंस लिखना भी इम्पोर्टेंट होता है। तो देखिए, जहाँ भी आप पढ़ेंगे वे सीट प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप क्या कीजिए, सिर्फ आप आंसर्स उसके नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चंस आप तो आपको उसके सीट पे रहेंगे। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा कि वे क्वेश्चन उतारते हैं। नहीं, क्वेश्चन उतारने में आपको डबल या ट्रिपल टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि सीट तो वहाँ अवेलेबल होंगे ही होंगे। आप सिर्फ आंसर्स को नोट कीजिए और वे भी आंसर जो आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये रहा बैच के साथ स्टडी कर बैच कैसे लेंगे। और मॉडरेट स्टूडेंट का भी क्या है कि सेम है। बस यहाँ पे क्या है कि आप एक बैच ले लीजिए, प्लस आप जो है आप वीओडी वाला बैच ले लीजिए। वीओडी मतलब क्या होता है कि ये जो बैचेस होती है सारी वीडियोस आपको पहले से कराई हुई मिलती है। ये लाइव बैच नहीं होती है। इसमें क्या है कि जब आपको मन करे आप 2x 3x की स्पीड में देख के वीडियो को कंप्लीट कर दीजिए, ताकि आपका सिलेबस जल्दी हो जाएगा। और सेम उसके बाद कंप्लीट करके बाद रिवाइज कीजिए। और इस तरह से आपके बहुत सारे चैप्टर्स भी होंगे। सेम कंप्लीट कीजिए, उसके बाद रिवाइज कीजिए। बस ये फिर करते 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 आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद
फिर बाद में आपको मॉक्स देने हैं, फिर देखेंगे बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये रही आपकी स्ट्रैटेजी। उसके बाद चलते नेक्स्ट। अब देखते हैं कि आपको मैथ्स के लिए अप्रोच कैसे करना है, मतलब आपको मैथ्स पढ़ना कैसे है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि या हम तो पढ़ रहे हैं लेकिन मैथ्स हमको समझ में नहीं आती। तो आपको मैथ्स पढ़ना कैसे है बेसिकली, तो सबसे पहला आपका जो स्टेप होगा, आप अंडरस्टैंड कीजिए क्वेश्चन को। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वे पहले क्वेश्चन कोई समझ में नहीं आता है। जैसे आप अगर इंग्लिश में हैं तो आप इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब ये नहीं कह रहा कि आपको इंग्लिश से महान बनना, लेकिन नहीं, आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप उस क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। यही बात हिंदी पे भी लागू होती है। अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रही क्वेश्चन की, तो फिर आप क्वेश्चन बना नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप लैंग्वेज समझिए, क्योंकि अब सीजीएल में कुछ लंबे लंबे क्वेश्चन पे आने लगे हैं। तो अगर आपको लैंग्वेज ही समझ में नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन बनाने से नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए क्या करना है कि थोड़ा सा आपको इंग्लिश रीडिंग हैबिट डेवलप करनी होगी। रीडिंग हैबिट डेवलप करनी होगी आपको। अगर सेम हिंदी मीडियम के लिए, तो हिंदी मीडियम के लिए कहूँगा कि आपको भी हिंदी पढ़नी होगी। रॉकेट साइंस तो है नहीं, हिंदी पढ़नी होगी। ये चीज़ें करते रहिए, सबसे पहला स्टेप ही ये, क्योंकि सबसे पहला अगर ये आप काम कर लेते हैं तो आपका 50% जो वर्क है वो डन हो जाता है। जैसे ही आप क्वेश्चन समझ लेते हैं तो समझ लीजिए आपका 50% काम ऐसे हो जाता है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना सीखिए। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम तो इसमें नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट है कि आपको अपने लॉजिक खुद अप्लाई करने होंगे। जैसे अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्टार्टिंग से ही मैथ्स में अच्छे हैं, मैथ्स में आप अच्छे हैं, गुड है, मैथ्स में आप गुड है, तो आपका एक लॉजिक डेवलप्ड हो चुका होगा अभी तक, या फिर आप 1-2 महीने में कर लेंगे। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपका जो लॉजिक हो वो बेसिक कंसेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए। बेसिक कंसेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए एकदम। और जो आपको टीचर्स बताएंगे, जैसे आप बैच अगर लिए होंगे तो आपको टीचर्स भी कुछ लॉजिक बताएंगे। टीचर्स भी कुछ लॉजिक बताए होंगे, जरूर बात है। तो आपको अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, ये मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ, दोनों स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आपको दोनों को साथ लेके चलना है, 1+2, मतलब बेसिक वाला भी अप्रोच भी, और जो कुछ ट्रिक्स वाला अप्रोच भी, जो कि सर पे आपके जो बैच में आपको बताया जाएंगे। ठीक है, आपका मेजॉरिटी पोर्शन जो होगा ये होना चाहिए, मतलब आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये आपकी ये ज़्यादा इस फोकस होना चाहिए। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं, हो सकता है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में पैनिक के बाद अगर पैनिक में आ गए, हो सकता है ये क्वेश्चंस ना कर पाएँ, इस हालत में हो, आप ये मेथड अप्लाई नहीं कर पाओ। तो आपको बेसिक्स आपकी एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे क्वेश्चन आपको बेसिक्स ही सही करने हैं, लेकिन आपका बेसिक्स फाउंडेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ये था, आपको अपने लॉजिक्स अप्लाई करने हैं, टीचर्स द्वारा बताए गए लॉजिक भी अप्लाई करने हैं, और साथ में आप जो अभी तक खुद सेल्फ स्टडी करके भी अगर आप कुछ लॉजिक अप्लाई करते हो, बेसिक मेथड्स भी हो सकते हैं वो, उसको भी अप्लाई करना है। लेकिन मेजॉरिटी आपको बेसिक्स पे फोकस करना है। ये देखिए ट्रिक्स के चक्कर में गए और जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, तो ये एकदम बेतुकी की बातें होंगी। इसलिए आपको बेसिक्स, आपका फाउंडेशन एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, अब चलते नेक्स्ट। अब आपका आता है जो अगली चीज़ें हैं कैलकुलेशन में। बच्चे देखते हैं कि वो स्टेप 1 में भी महारत हासिल कर लेते हैं,
महारत हासिल एक मतलब वो क्वेश्चन को वे अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, वे लॉजिक से लगा लेते हैं, लेकिन वे आंसर तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए आपको कैलकुलेशंस आपको एकदम स्ट्रॉन्ग करने होंगे, आपके कैलकुलेशंस एकदम स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तो आप कैसे कर सकते हैं कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग? सबसे पहले आपको टेबल मिनिमम आपको टेबल 25 तक याद होनी चाहिए मिनिमम। आप 30 तक भी कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद स्क्वायर आपको 50 तक याद होनी चाहिए, और क्यूब 10 to 15 तक याद होगा, काम चले। तो ये चीज़ें जो है वो आपके कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाती है। ठीक है, ये 3 चीज़ों पे आप काम करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप बोर्ड में टांग सकते हैं, अपने दीवार में टांग सकते हैं, और इन 3 चीज़ों पर सबसे पहले काम कीजिए, देखिएगा आपका कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और भी कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि डिजिटल कंसेप्ट, डिजिटल सम, आप जैसे जैसे पढ़ोगे ये कंसेप्ट पे आपके स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। आप जैसे ही आगे बढ़ते रहोगे ये आप सबको समझ में आएगा डिजिटल सम क्या होता है। आप यूट्यूब में सर्च कीजिएगा डिजिटल सम, वो आपको क्लियर हो सकता है। तो सबसे पहले आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करना है। कैसे? टेबल 25 तक, स्क्वायर 50 तक, क्यूब और 10 to 15 तक काफ़ी है। तो ये स्ट्रॉन्ग करके आप फिर देखिएगा मैथ्स में एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है कि बच्चे का सारी चीज़ें कर लेते हैं लेकिन रिवीजन करना भूल जाते हैं। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप रिवाइज करते रहें, रिवाइज करते रहें, क्योंकि अल्टीमेट यही आपको सिलेक्शन की ओर ले जाएगा। तो रिवाइज करना ना भूलें, इम्पोर्टेंट। रिवाइज करते रहें। ठीक है, नेक्स्ट जो आएगा वो है उसके बाद लास्ट ऑप्शन। आपने क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लिए, आपके लॉजिक सही है, आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, आपके कैलकुलेशन फास्ट हो गए हैं, लेकिन आपको रियल टाइमर लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन सॉल्व करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको टाइमर के साथ ही क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। इसलिए आप मॉक में क्या होगा कि आप देख पाएंगे कि हम कौन सा क्वेश्चन टाइम के लिमिट टाइम के अंदर कर ले रहे हैं और किस में हमको टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो आप सेक्शनल मॉक्स भी दे सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, सेक्शनल भी दे सकते हैं और उसके बाद आप फुल भी दे सकते हैं। फुल अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आपको सेक्शनल कब देने हैं, फुल कब देने हैं। बेसिकली ये क्या है कि जब आपकी सिलेबस अगर आपका सिलेबस अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, आप सब समझ के परसेंटेज में, तो परसेंटेज का आप सेक्शनल मॉक लगा दीजिए पूरा। फुल कब होगा? जब आपका सिलेबस मैथ का 30 से 50% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, आप फुल लगाना स्टार्ट कीजिए। और आपको मॉक्स के मार्क्स से घबराने नहीं है। अगर आप घबरा गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आपको मॉक्स देने का मन नहीं करेगा। आप मार्क्स देखिए मत, आप देखिए कि आप जो पढ़े हैं क्या उसमें से गलत नहीं हो रहा है, आप जो पढ़े उसमें से आपको गलत नहीं होना चाहिए, बस यही मेरा मानना है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं।